नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो एक जज साहब की प्रेम कथा है। मित्र, इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो मैं हर रोज लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, कहानी को शुरू करते हैं। ये सच है, उनकी कामयाबी के पीछे उनकी लगन और जी तोड़ मेहनत ही थी जिसने उन्हें चंद सालों में ही इतना लोकप्रिय बना दिया था। न केवल शहर के हर व्यक्ति के मुंह पर जज साहब सूरभान जी का नाम चर्चा का विषय बना हुआ था, बल्कि अखबार की सुर्खियां भी उनकी प्रशंसा से अछूती ना होती। लोग उनकी न्यायप्रियता की दाद दिए बिना ना रह पाते। नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, सब कुछ तो था उनके पास। जब अपनी सरकारी लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर वे हाई कोर्ट के लिए निकलते तो सड़क पर उनकी गाड़ी को सलूट करने वालों की लाइन लगी होती, पर वे इन सब से बेखबर थे, या यूं कहिए अपने काम से काम रखते थे जज साहब। सूरभान जज की गिनती उन गिने चुने जज में से थी जिनके फैसले की दोनों पक्ष सराहना करते हों। यह सब हासिल करने के लिए उसने अपना दिन का चैन और रात की नींद तिरोहित की है। उनकी दिनचर्या के बारे में बात करें तो मुजरिम गवाहों, वादी, प्रतिक्रिया, न्याय की आस लगाए, जुल्म के कहर से सताए बेबस बेचारों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए समर्पित सी थी। यही कारण है कि उनकी जिंदगी में कानून की मोटी मोटी किताबों को उलटना पलटना और उनमें समस्याओं का निराकरण खोजना जिंदगी का मकसद बन गया था। इस हेतु उन्होंने अपने आप को पूरी तरह झोंक भी दिया था। व्यक्तिगत सोच में वे कठोर दंड के पक्षधर न थे। उनकी सोच अपराधी को सुधरने का एक मौका देने की रहती थी। तलाक के केस में वे तलाक के लिए प्रयासरत पति पत्नी की सुलह कराने में एड़ी चोटी का जोर लगा देते। न्याय की कुर्सी पर बैठकर उनका ध्यान एक बार आंखों पर पट्टी बांधे कानून की उस मूर्ति की ओर जरूर जाता जिसके दोनों पलड़े बराबरी का दावा करते और वह अपने आसपास का कुछ भी नहीं देखते। सिर्फ पलड़े बराबर करना ही उसका आशय होता और वे उसमें अपनी पूरी चेतना, अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरा सोच समर्पित करने के लिए कटिबद्ध हो जाते। अपनी किताब की दुनिया में खोए हुए सूरभान ने अचानक नजर घुमाकर घड़ी की ओर देखा। रात्रि के 10 बजने वाले थे। तभी उन्हें याद आया उन्होंने भोजन तो किया ही नहीं। आज उनका घर नौकर किशोर छुट्टी पर गया हुआ था, इसी कारण उन्हें भोजन का ख्याल ना रहा। किशोरी होता तो सूरभान को मनपसंद कुछ ना कुछ जरूर बनाता। किशोरी उनका बहुत ख्याल रखता है। वह सूरभान से उम्र में बड़ा है, उनके गांव का ही है, अतः सूरभान उसे किशोरी दादा कहने लगे थे। आज सूरभान अकेले थे, मन थोड़ा बेचैन था। उन्हें भूख का एहसास हुआ। बेमन से 2 ब्रेड सेंक कर ले आए और खाने बैठ गए। फिर एकाएक उठे और माँ की तस्वीर के सामने जा पहुँचे। माँ को निहारते हुए आंखें भर आई। ना चाहते हुए भी आज जीवन के दुखद प्रसंग परत दर परत खुलते जा रहे थे। वे आंसुओं के सैलाब में डूबते जा रहे थे। आज अदालत में तलाक का एक ऐसा केस आया जिसमें पति पत्नी एक साथ तो क्या एक दूसरे का मुंह देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे, जबकि पत्नी की माँ इनको तलाक ना मिलने की बार बार प्रार्थना कर रही थी। कह रही थी मुझे अपने नाती पोते खिलाने हैं। उनका बदहवास होकर रोना अदालत में गूंज रहा था। यद्यपि जज भावुकता से अलग हकीकत और सच की बुनियाद पर कायम रहकर अपना काम करते हैं, व्यक्तिगत रूप में वे भी भावनाशील होते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उन्होंने 6 महीने के लिए तलाक देने से रोक दिया। उसकी माँ तुम्हारा घर भी हरा भरा रहे के ढेरों आशीर्वाद देते हुए चली गई। सूरभान के दिमाग में उस बूढ़ी माँ और उसकी दम तोड़ती आकांक्षाएं देखकर गहरा दुख हुआ। अब 6 महीने तक पति पत्नी को एक साथ एक छत के नीचे रहने का फरमान सुनाया। तब उस बूढ़ी माँ को सुनकर ढांढस मिला। हो सकता है पति पत्नी में सामंजस्य स्थापित हो
हो जाए। निराशा के बीच 6 महीने के लिए आशा की किरणें जुड़ती और जीती प्रतीत हुई। माँ बाप अपने बच्चों को हंसते खेलते खुशहाल जीवन जीते हुए देखना चाहते हैं। सूरभान सोचने लगे, आज तलाक की समस्या कितना विकराल रूप ले रही है। एक जमाना था जब अपरिचित से विवाह सूत्र में बांध दिए जाने पर भी पति पत्नी बने दाम्पत्य ताउम्र इस रिश्ते को पूरी निष्ठा से निभाते थे। तब शायद विवाह वेदी पर विवाह के साथ फेरे के साथ साथ हुए गठबंधन में पति पत्नी ऐसे बंध जाते थे जो 7 जन्मों तक एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते थे। परंतु आज विडंबना तो यह है कि जिन्हें हम कम पढ़े लिखे या गंवार कहते हैं, वे हमसे कहीं अधिक अच्छी जिंदगी वहन करते हैं। ये समर्पण भाव रखकर एक दूसरे की बातों को मानने और समझने में भी प्रेम को परिणित मानते हैं, जबकि बुद्धिवादी वर्ग आजकल ठीक इसके विपरीत आचरण करता नजर आता है। आज असुविधा या अभाव की लड़ाई नहीं है, आधुनिक पीढ़ी तो अहंकार की लड़ाई से पूरी तरह आहत है, जिसमें कोई भी पक्ष झुकना नहीं चाहता। कभी कभी तो यह लड़ाई ऐसा भयावह रूप ले लेती है जिसमें उनके अबोध बच्चों को कितनी मानसिक यातनाएं सहनी पड़ती हैं। प्रश्न किसी एक के झुकने का नहीं है, वक्त है समझदारी दिखाने का। अपने ही जीवन साथी के सामने अपनी गलती स्वीकारने में कैसी शर्म है। आपसी सुलह, समझदारी और सहयोग से अपने वैवाहिक जीवन का भरपूर सुख ले लें या जीवन को दुख के दरिया में डुबो दें। ये सब दृष्टांत में कितनी अच्छी लगती हैं, पर सच के कितने नजदीक है। सोचते हुए सूरभान तड़प उठे। सूरभान चाहते हुए भी आज सो नहीं पा रहे हैं। संसार में सबके जीवन में उलझने होती हैं और अपने जैसी समस्या दूसरे की देखकर व्यक्ति के अपने घाव हरे हो ही जाते हैं। आज उस वृद्ध माँ को देखकर सूरभान अपनी स्मृत शेष माँ की स्मृति में डूब गए और उसकी आंखों में अतीत की घटनाएं चलचित्र की तरह क्रमवार उभरने लगी थी। जितना वे उनसे दूर भागने की कोशिश करते, उतना ही पास आकर वे उन्हें पूरी तरह जकड़ लेती। सहसा उनके मुंह से अस्पष्ट स्वर माँ निकल कर वातावरण को ध्वनित कर देता है। माँ का नाम पुकारने के बाद सूरभान हो ना हो सके अतीत की घटनाएं सिलसिलेवार ढंग से मानस पटल पर उभरती रही। 8 वर्ष का सूर्य पिता की मौत सुनकर जोर जोर से रोने लगा था। वह अबोध बालक तो यह भी नहीं जानता था कि उसके अशक्त बीमार पिता को 4 लोग उठाकर कहां ले जा रहे हैं। माँ दहाड़ मार कर रो रही थी। अपने आंगन में मचा कोहराम देखकर वह भी बदहवास हो रोने लगा। तभी पिता को उसके हाथ से अग्नि दिलाने की रस्म निभाने धर्म के ठेकेदार उसे शमशान ले गए। अबोध बालक अकल ना आने तक इस अपराध बोधग्रसित रहा। उसने अपने पिता को क्यों जलाया? भयभीत डरे सहमे सूर्य को उसकी मां ने अपने स्नेह की छाया में ऐसा समेटा कि उसे भय की परछाई से आहिस्ता आहिस्ता उबार लिया। अब तो उसकी मां जमुना देवी के जीवन का मकसद सिर्फ सूर्य था। अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने दकियानूसी रीत रिवाज की परवाह नहीं की। सहानुभूति जताने आने वाले तथा कथित बदबुनी औरतों को उन्होंने परवाह नहीं की। अपने पति की मौत पर मातम मनाने के लिए सबके सामने नहीं रोई और बेटे को अवसाद से निकालने के लिए उपक्रम में लगी रही। ऐसा करके वे अपने बच्चे को निराशा के दलदल से धीरे धीरे सतह पर ला सकी। जमुना देवी ने अपने खेत को बटिया पर रखकर उस खर्च से अपने जीवन की गाड़ी को खींचना शुरू किया। खर्चों में कटौती करके सिर्फ सूर्य के जीवन को चमकाने की व्यवस्था में लगी रहती। उनकी मेहनत ने रंग लाना शुरू कर दिया था। अब सूर्य 5वीं कक्षा में था। अपनी स्थिति को समझते हुए वह मित व्ययता में रहता, परंतु जमुना को उसकी बढ़ती क्लास के साथ बढ़ते खर्चों की चिंता थी। अपने 2 कमरों के मकान से 1 कमरा किराए पर देकर उसने अपने स्तर पर इस स्थिति को भी संभाल लिया। दिनों दिन पढ़ाई के लिए मेहनत करके सूर्य योग्यता हासिल कर रहा था। 8वीं के सूर्य अंक अच्छे लाया। पढ़ाई के प्रति लगन उसे सफलता दे रही थी। आज तो 10वीं की परीक्षा में जिला की प्रवीण सूची में सूर्य का नाम आने से अब कस्बे में पहचान मिल गई थी। माँ तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। अब तो आसपास के बच्चे भी
उससे कभी कभी गणित के सवाल समझने या कुछ भी पूछने चले आते थे। कभी कभी रमन सिंह सेठ की बेटी सोना जब सवाल समझने आती तो यमुना अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती थी। आज की भोर हर दिन होने वाली सुबह नहीं थी। जब से सूर्य ने माँ को बताया है आज मेरा इंटर की परीक्षा का परिणाम घोषित हो सकता है, तब से यमुना मन ही मन जाने कितने देवी देवताओं को मना चुकी हैं, जाने कितनी पूजा पाठ अपने लाडले बेटे के अच्छे परिणाम की मनौती मना चुकी हैं। यद्यपि वे जानती हैं उनका होनहार बेटा जरूर अच्छा रिजल्ट लाएगा। अभी तक सूर्य पढ़ाई में केवल अव्वल रहा है, बल्कि मेहनती और जागरूक होने के कारण भविष्य के प्रति चिंतारत भी रहा है। माँ ने सूर्य को आवाज लगाई, जल्दी नहाकर पूजा पाठ करने को कहा। ये सच है, कर्म ही हमारी तरक्की के रास्ते की गाड़ी है, परंतु उस गाड़ी को यथावत क्रियान्वयन के लिए प्रयास के साथ साथ दिशा ज्ञान भी जरूरी है। इस आराधना हमें बिना कर्म के सफलता तो नहीं दे सकती, पर मार्ग की रुकावट को तो रोक सकती है। सूर्य ने माँ की ऐसी सोच है। सूर्य ने माँ की आज्ञा का अनुसरण किया। भगवान के बाद माँ के पैर छूते हुए भावुक हो उठा। माँ ने उसे गले से लगा लिया। इंतजार के क्षण लंबे हुआ करते हैं। तभी पड़ोस में रहने वाला सूर्य का मित्र सुमित ने जोर से आवाज दी, सूर्य। सूर्य नाम सुन करके सूर्य तत्परता से दौड़ा। तब तक सुमित हाथ में लिए अखबार लिए हुए अंदर आ गया और अखबार दिखाते हुए बोला, अपना परीक्षा परिणाम तो देख लो। सब जगह फिर सूर्य की तारीफें हो रही थी। उससे पढ़ने वाले, उससे कम कक्षा वाले उसके और मित्र भी आ गए थे। माँ ने अधीर होते हुए पूछा, मुझे भी तो बताओ सूर्य का क्या परीक्षा फल रहा। सुमित बोला, आंटी, अपना यार फिर जिला की प्रवीण सूची में बाजी मार गया है। अखबार दिखाते हुए बोला, अखबार की सुर्खियों में छाया है। सोना बोली, छाया नहीं छपा है। सुनकर सब हंस दिए। सूर्य ने जाकर पिता की फोटो को प्रणाम किया और भावुक होते हुए माँ के गले लग गया। माँ खुश होते हुए बोली, ये तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे पिता के आशीर्वाद का फल है। सूर्य बोला, सब आपकी देन है माँ। सब जगह से बधाइयाँ आने का सिलसिला शुरू हो गया था। स्कूल से प्राचार्य और अन्य सर भी घर आए बधाई देने। देर रात सूर्य माँ के साथ सलाह मशविरा करता रहा। आगे की पढ़ाई के लिए वह पास के शहर में जाना चाहता है। LLB करके आगे जज बनने का उसका बड़ा मन है। वह अपने साथ माँ को ले जाना चाहता है, पर माँ बोली, तुम तो आते जाते रहोगे ही। जब मेरी बहू आ जाएगी तब मैं सारी दुनिया सारी छोड़ करके तुम्हारे साथ चैन से रहूंगी। सूर्य और माँ एक दूसरे से बतियाते हुए कब सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। पूर्व दिशा में उदयमान सूरज अपनी उषाकालीन बेला में अपनी सुनहरी सी दिंगत को जिस तरह प्रकाशित कर रही थी और फिर सैन्य सब में ऊर्जा स्पंदित कर देता है, वही सब करने के लिए भगवान भास्कर सूर्य के मुखमंडल पर भी अपनी अलौकिक रश्मियां बिखेरने लगे। फटाफट उठकर सूर्य नित्य कर्म से निवृत्त हुआ। आज आगे की पढ़ाई की योजनाबद्ध करने के लिए वह शहर जाने वाला है। इस दिन के लिए माँ ने बचा कर रखे रुपयों में से कुछ रुपए दिए। अच्छे अंक आने से कुछ दिनों से उसे छात्रवृत्ति भी मिल जाएगी। अपनी छुटपुट तैयारी उसने कर ली थी। माँ ने लड्डू और खस्ता नाश्ता के लिए रख दिए। उसे विदाई के लिए आने वाले दोनों प्रकार की मनोदशा का सामना कर रहे थे। सूर्य के भविष्य निर्माण की बात जहां एक और खुशी दे रही थी, वहीं काकी यमुना का एकांकीपन के बारे में सोचकर सब भावुक हो रहे थे। यमुना अपने बच्चे की कमजोरी बनना नहीं चाहती थी। माहौल बदलते हुए डांट कर बोली, अरे सबके बच्चे पढ़ने जाते हैं, ये कौन सा सीमा पर लड़ाई करने जा रहा है। कहकर वे ना स्वयं रोई और ना ही सूर्य को रोने दिया। बोली, अच्छी खासी हूँ, बूढ़ी तो हूँ नहीं, फिर मेरी कैसी चिंता। जिंदगी भर से इसी गांव में इसी घर में रह रही हूँ। बच्चा मुझे काकी कहता है। कोई दुख सुख आ भी गया तो ये सब कब काम आएंगे। तत्काल सोना बोली, और ये सोना कब काम आएगी। वैसे भी मेरी माँ तो आपके पास आने से कभी नहीं रोकती हैं। यमुना का सभी आसपास के बच्चों पर स्नेह था। पति की मृत्यु के बाद वे गांव भर की चहेती बन गई थी।
सौरभ ने मोटरसाइकिल पर सूर को बिठा लिया था। उसका बैग आगे रख लिया था। सूटकेस सूर ने हाथ में पकड़ लिया। माँ के आशीर्वाद से अभिभूत हुआ सूर आगे की मंजिल पर चल दिया। उसके सभी दोस्त बाय कर रहे थे। सोना के अंतःकरण में सूर का आदर्श स्वरूप एक अलग ही स्थान पा रहा था, जिसने उसके संपूर्ण चेतना को अपने आगोश में ले लिया। उसकी तरफ पढ़ाई करना और नाम कमाना उसके आदर्श में रच पंच और बस गए थे। शायद सूर उसके मन की दुर्बलता बन गया था। उसे हर पल सूर के इर्द गिर्द रहना अच्छा लगता। यह अस्फुट प्यार का प्रकटीकरण है या किशोर वय का आकर्षण, जिसे वह स्वयं नहीं जानती। भीग आई पलकों को सबसे छिपाते हुए घर जाने का बहाना करके वह चुपचाप चल। समय की रफ्तार सतत क्रियाशील है। सूर ने शहर जाकर कॉलेज के पास ही एक कमरा किराए पर ले लिया। अब उसने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित भी कर लिया। कभी कभी माँ की याद में मन ही बेचैन हो उठता। माँ ने पिता के ना रहने पर उसे माँ और पिता दोनों का कर्तव्य निभा कर पाला। पहाड़ से दुख के सामने वह ना टूटी ना विचलित हुई, बल्कि उसके जीवन की प्रेरणा बनी। अवकाश के दिनों में सूर माँ के पास गाँव पहुँच जाता। गाँव पहुंचने पर सोना जरूर मिलने आती। सूर के घर तो वह पहले भी आती रही। पढ़ाई में हमेशा सूर से मदद लेती रही। अपनी इंटर की परीक्षा में प्रथम श्रेणी आने का श्रेय भी वह सूर को ही देती है। कुछ दिनों से सूर ने महसूस किया है सोना कुछ ज्यादा ही व्यवस्थित सी रहने लगी है। सुंदर सूट पहनकर जब वह सूर की उपस्थिति में उसके घर आती है तो किसी राजरानी से कम नहीं लगती। एक पल को सूर देखकर हतप्रभ सा रह जाता। वह सबसे नजर बचाकर जब सोना को नजर भर कर निहारता, तब सोना का स्वर्णिम मुख रक्ताभ हो जाता, जो मानो सूर की भावनाओं को पनपाकर सोना के प्यार में सराबोर कर देता। अब गांव के कॉलेज से सोना बीएससी कर रही है। वह गांव की लड़कियों से पूरी तरह भिन्न है, जो रंग रूप और तौर तरीकों में गांव की लड़कियों से भिन्न है। तीखे नए नक्श, गोरा रंग, लंबी पतली तो वह है ही। अपनी वाक पटुता और मिलनसार स्वभाव से कोई भी उसकी ओर खींचा चला आए। इस तरह सूर का अवकाश पर घर आना, सोना को सूर के घर पहुंचना, दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए घर बना चुके थे, जिन्हें माँ की अनुभवी आंखें ना परख पाई। सोना का घर आना बंद ना हो जाए, इस डर से माँ के आज्ञाकारी सूर ने भी माँ को नहीं बताया। सोना बीएससी अंतिम वर्ष की परीक्षा दे चुकी थी और सूर भी एलएलबी के 5 वर्ष पूरे कर चुका था। दोनों का परीक्षा परिणाम आना शेष था। एक शाम सूर गांव आ गया। घर पहुंचा तो माँ मंदिर गई हुई थी। सूर को सोना ने आते देख लिया था। वह भी अपने घर से सूर के घर आ गई। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। सोना सूर के बालों में हाथ फिराते हुए, सूर तुम मुझे छोड़कर शहर चले जाते हो तब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सूर तो मुझे कौन सा अच्छा लगता है तुम्हें तो छोड़कर जाना। वो तो मैं तुम्हारे काबिल बनने के लिए ही तो गया हूँ। वकील बनने पर तो तुम्हारा हाथ मिलने से रहा, हाथ जज बन गया तो रुकने से रहा। जज बनते ही अपने सुख के दिन होंगे और सुकून की रातें। फिर तुम्हें मेरे दिल की रानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। सोना और सूर दोनों की ओर से उनका प्यार परवान चढ़ चुका था, पर उन्हें अपनी सीमाओं का बोध था। प्रेम में आकंठ डूबी सोना आज एकांत होने से भावनात्मक रूप से भ्रमित हो उठी और बोली, तुम मुझे चुपचाप अपने साथ ले चलो ना सूर्य। शहर का आकर्षण सोना को कमजोर बना रहा था। वह शहर में घूमना फिरना, पिक्चर देखने भी जाना चाहती थी। सोना की बात से विस्मित होकर सूर्य बोला, क्या माँ पापा तुम्हें जाने की परमिशन दे देंगे? उनसे पूछकर क्या मरना है? सूर बोला, तुम अपने साथ साथ क्या मुझे भी मरवाओगी? मैं तो बस तुम्हारे साथ जाऊंगी, रहूंगी तो अपने फ्रेंड गीता के घर। तुम्हारे साथ तो शादी के बाद ही रहूंगी। गीता से 10वीं के बाद नहीं मिली। यहाँ से उसके पापा की नौकरी में शहर बदली हो गई। कईयों बार पापा को कहा पर वे जाने ही नहीं देते। प्लीज देखो, तुम ले जाने की मना मत करना। शहर जाते ही मैं गीता के घर चली जाऊंगी। सूर को अब समझ आया, शहर की चकाचौंध ने सोना को मोहित कर रखा है। एक बार शहर दिखाने में कोई हर्ज भी तो नहीं है। अगर किसी से ये कहा सोना और सूर एक साथ जा रहे हैं तो लोग बात का बतंगड़ बनाएंगे। वैसे भी मैं तो गांव से किसी से मिला नहीं था, अतः मुझ पर तो किसी को संदेह होने से रहा।
दोनों ने सुबह 4 बजे ही अपना गांव छोड़कर जाने का निश्चय किया, जिससे उनकी यात्रा में कोई अवरोध पैदा ना हो। सूर्य बोला, तुम मुंह अंधेरे ही चुपचाप अपने घर के नीचे 2-4 जोड़ी कपड़े और कुछ रुपए लेकर के आ जाना। ध्यान रहे किसी को कानो कान खबर ना हो। तभी सूर्य की माँ ने घर में प्रवेश किया। पहली बार उन्हें नजरअंदाज करके सोना अपने घर के लिए चुपचाप खिसक ली। सूर्य की माँ पहली बार शंका करने पर मजबूर हो गई। एक पैनी नजर सूर्य पर डालकर बोली, क्यों रे, तू कब आया? ना अता ना पता, फिर ये सोना ऐसे क्यों भाग गई, जैसे मुझे जानती ही ना हो। अपनी घबराहट छिपाते हुए सूर्य बोला, माँ मुझे क्या पता, मुझसे पूछा काकी हैं? मैंने कहा नहीं तो चली गई। आप भी ना माँ, कहते हुए सूर्य ने कहा, माँ मैं तो आ गया, बाद में पता चला कल कॉलेज में जरूरी काम है तो मुझे सुबह 4 बजे वाली ट्रेन से ही शहर वापस जाना है। कहकर माँ ने एक गहरी सांस ली। आज ना जाने क्यों उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य उनसे कुछ छिपा रहा है, तो वे गहरे चिंतन में खो गई। सूर्य सुबह 4 बजे के पहले ही उठ गया, बल्कि यूं कहना चाहिए कि वह रात में सोया ही कब था। अपने प्यार को मंजिल पर पाकर उसके कदम डगमगा रहे थे। अंततः अंतःकरण उसे आगाह कर रहा था कि वह कुछ गलत कर रहा है। वह सो नहीं रहा था, फिर भी जाग ना सका। अपने अंतर्मन को उसने झकझोर कर विरोध करने से रोक दिया। फिर स्वयं को समझाने लगा, वह कुछ गलत नहीं करेगा। क्या उसे अपने आप पर विश्वास नहीं? योजना अनुसार वह माँ से शहर जा रहा हूँ कहकर अपना बैग उठा करके चल दिया सोना के घर की ओर। क्या सोना आ गई होगी? कहीं ऐसा तो नहीं वह सोती ही रह जाए? ऐसा भी तो हो सकता है वो जाने का विचार ही बदल दे। ढेरों प्रश्न आकर बौछार सी करने लगे। कहीं मुझे किसी ने सोना के साथ देख लिया तो क्या? आगे वह नहीं सोच पाता। भय के मारे उसकी घिघी बंध रही थी। जाने कितने देवी देवताओं को वह मन ही मन सुमिर रहा था। फिर किसी ने धीरे से उसके हाथ को छुआ। अंदर तक कांप गया वह। अनायास चीख निकलने वाली थी कि देखा सोना एक छोटा सा बैग थामे उसके सामने खड़ी है। आवाज ना हो इसलिए बिना कुछ कहे वे लोग आगे बढ़ लिए। सबसे छिपते छिपाते आखिर ये युगल रेलवे स्टेशन पहुंच गए। सर्दी का मौसम था। सोना ने साल से अपना मुंह ढक रखा था जिससे कोई देख ना सके। 5-6 घंटे बाद वे अपने गंतव्य शहर जा पहुंचे। सोना सूर्य के साथ सीधे अपनी सखी के घर पहुंची। उनके घर ताला लगा था। वे लोग सपरिवार किसी शादी में गए हुए जो अगले दिन लौटने वाले थे। मजबूरन सोना को सूर्य के घर पर रात रुकना पड़ा। वापस लौटने का कोई साधन था नहीं। सोना को सूर्य अपने घर छोड़कर सूर्य अपने एक दोस्त के घर चला गया। कहते हैं दीवार के भी कान होते हैं, बल्कि उसकी आंखें और मुंह भी होता है। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। सोना सूर्य के साथ भाग गई। दोनों को अपने घर ना पाकर पारखी नजरों ने ये कयास लगा लिया। उड़ती हुई खबर सूर्य की माँ को मिली। उन्होंने गांव छोड़कर शहर जाने में ही अपनी भलाई समझी। सूर्य सोना को अपने घर छोड़कर दोस्त के घर सोने चला गया। अगली सुबह सोना सूर्य के साथ अपनी सखी के घर गई, परंतु गीता के पिता ने यह कहकर दरवाजा नहीं खोला कि तुम जैसी चरित्रहीन लड़की को मेरे घर जगह नहीं, यहाँ रुक कर तुम मेरी बेटी को भी बिगाड़ दोगी। वह उसे आश्रय दे करके उसके पिता रमन सेठ से तो बैर नहीं ले सकते। अब सोना को और सूर्य को बिना बताए घर से भागने वाली गलती का एहसास हुआ। वह देवी तो है नहीं जो सीता माता की तरह अग्नि परीक्षा तो दे नहीं सके। समाज के कुछ संस्कारित नियम तो हर देश काल परिस्थिति में सदा सत्य हैं। अब तो लौटकर अपने गांव भी नहीं जा सकती। उसने बहुत बड़ी भूल की है। अब वह क्या करे? जैसे तैसे समझा बुझा कर सूर्य उसे अपने घर ले आया। घर पहुंचकर देखा सूर्य की माँ बहुत क्रोधित है। क्रोधित रूप में उसका इंतजार कर रही हैं। सूर्य ने सफाई देनी चाहिए। उसने इधर लाने की भूल अवश्य की है। तब तक यमुना देवी तमाचा तेजी से उसके गाल पर जा पड़े। तुम इसे छोटी सी भूल कहते हो? मुझे तुम्हें बेटा कहने में मुझे शर्म आ रही है। बेचारी सोना के माँ बाप
वे अपनी बेटी के लिए कितने सपने संजोए होंगे जो एक ही झटके में तार तार हो गए। वो अपनी बेटी को जबरदस्ती ले जा सकते थे, पर सब बोले तुम दोनों वयस्क हो, कानून भी तुम्हारा साथ देगा, फिर तुम वकील हो, चाहते तो अपने पैसों के दम पर कुछ भी कर सकते थे। परंतु उन्होंने अपनी बेटी की खुशी की खातिर ऐसा नहीं किया। संसार में माँ बाप से हितैषी कोई नहीं होता, फिर भी आज के युवा उनसे ही अपनी बातें छिपा लेते हैं। सूर्य और सोना दोनों को अपनी गलती का बोध हो चुका था। वे लगातार क्षमा याचना कर रहे थे। माँ ने कहना जारी रखा, आज संस्कृति दिनों दिन क्षीण हो रही है। हम संस्कृत मलबे के ढेर पर बैठे साम्राज्यवाद और आधुनिकता का जश्न मना रहे हैं। एक वो युग था जब हम प्रेम का परिणय का अनुचर मानते थे, पर अब तो परिणय प्रेम का दास है। फिर बिना कुछ बोले सोना को भोजन कराना थाली लगाकर सूर्य की ओर बढ़ा दी। थोड़ा बहुत खुद निकलकर सोना के साथ सो गई। सुबह अपने भजन पूजन के उपरांत बिना कुछ कहे बिना बताए सोना को साथ लेकर माँ ने जाने कहाँ चल दी। अगर कोई और दिन होता तो वह उसी का हाथ थामती या कहती सूर्य मुझे इधर ले चल, पर अब तो 2 दिन में एक बार भी माँ ने सूर्य को नाम लेकर के नहीं पुकारा। माँ ने अपनी सामर्थ्य अनुसार सोना की पसंद की एक लाल साड़ी, चूड़ी और एक छोटा सा मंगलसूत्र खरीद लिया। घर पहुंचकर सूर्य को साथ लेकर आर्य समाज रीत से दोनों की शादी करा दी। घर आकर बहू को गले लगाकर बोली, अब से मैं तेरी काकी नहीं माँ हूँ। सोना सुबकते हुए, काकी क्या मैं अब माँ पापा से कभी नहीं मिल पाऊंगी? नहीं बेटा, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों से ज़्यादा दिन नाराज नहीं रह पाते। गलती की है तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। अब बहुत सी परंपराएं और रूढ़ियां बदल गई हैं। जहाँ माता पिता बच्चों को खुशी पहले देखते थे, तब गरीब अमीर और जाति बंधन की खाई पड़ चुकी है। यदि यह शादी उनके आशीर्वाद से हुई होती, कुछ अलग ही मजा होता। यद्यपि अनायास हुई इस भूल से दोनों नहीं उबर पा रहे थे, पर बंधे तो एक ही बंधन में थे। नई नई शादी और उसकी जिम्मेदारियां, घर गृहस्थी के खर्चे से निपटने के लिए सूर्य ने जज बनने के लिए पढ़ाई के सपने को तिलांजलि दे दी थी। अब उसने घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए वकालत शुरू कर दी थी। एक दूसरे को समर्पित रूप से चाहने वाले पति पत्नी बनकर बहुत खुश हुए। पर ये शुरू के कुछ दिन थे जो शादी के खुमार में ठीक से निकल गए। वे एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले दुनिया जहान से दूर एक दूसरे को निहारते हुए कुछ दिन ही मस्ती और सुकून से रहे होंगे कि तू मैं शुरू हो गई। शहर के रहन सहन में सम्मोहित घूमने फिरने के शौकीन सोना इस छोटे से वेतन से खुश नहीं रह सकती थी। वह तो ऐशो आराम में पली थी, अतः किसी न किसी बात पर विवाद हो ही जाता था। एक ओर सोना को घर से भागने की आत्मग्लानि होती, दूसरे अपने ही माता पिता से ना मिल पाने का अफसोस। दुख का गुबार सूर्य पर ही निकालता। सूर्य सोना को बहुत चाहता था, परंतु कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती थी जो वह भी सोना पर बिना बरसे नहीं रह पाता था। घर एक ऐसा सराय बन गया था जहां पति पत्नी दोनों आपस में अजनबी की तरह बिना बोले दिन निकाल देते थे। माँ के समझाने पर का दोनों पर असर नहीं होता था। घर एक ऐसा जंग का अड्डा हो गया था जहाँ अपना दांव फेंकते हुए मन से विद्रोह की बमबारी होने लगी थी। स्थिति तो अब ये हो चली थी कि एक दूसरे को व्यंग बाणों से जलील करना उनकी फितरत बन गई थी। साल भी ना गुजरा था और घर बसने से अच्छा पहले ज्यादा खुशहाल था। जहां सूर्य अपनी योग्यता में ग्रहण लगने का दोषी सोना को मानता था, वहीं सोना अपने माता पिता और गांव छूट जाने का दोष सूर्य के ऊपर मढ़ देती थी। जीवन एक ऐसी स्थिति पर पहुंच गया था जहां संस्कार मर चुका था। माँ बेचारी सुलह कराने में सफल नहीं हो पा रही थी। अब क्या करे समझ नहीं पा रही थी क्या करे, जबकि दोनों दिल की गहराइयों से एक दूसरे को चाहते हैं। कहते हैं ना, कभी एक बड़ी गलती जीवन के सुखों में ग्रहण लगा देती है। दुख के अतिरेक में सोना ने अपने पिता को पत्र लिखा कि वह अपनी गलती पर शर्मिंदा है।
क्या पापा उसे माफ नहीं कर सकते? पिता का हृदय अपनी बेटी से मिलने को तड़प उठा। पापा शहर आए पर सूर से कुछ नहीं बोले। माँ से बस इतना ही बोले, बस जो हुआ उसे भूलने का प्रयास कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ सब ठीक हो जाए। कुछ दिनों के लिए बेटी मायके तो जा ही सकती है, अब गाजे बाजे से विदाई कराने आ जाना। सोना ने माँ के पैर छुए और बड़ी उत्साहित होकर वह पापा के साथ चल दी, वैसे ही जैसे कोई बेटी शादी के बाद पहली बार मायके आती है। जाते वक्त उसने पलट कर देखा, सूर बाहर तक नहीं आया। वो उसको असहनीय दुखदाई था। सोना के गांव जाते ही सूर्य को घर में सूना सूना लगने लगा। हृदय की गहराइयों में से एक दूसरे की चाहत थी, फिर भी जाने ऐसी क्या विसंगति थी जो प्यार कम, नाराजगी अधिक होकर लड़ाई का रूप ले लेती थी। यद्यपि सोना के चले जाने पर सूर्य अपने आप को एकांकी और टूटा हुआ महसूस कर रहा था, परंतु यह बात उसे अधिक दुख दे रही थी। सोना उससे मायके जाने के पहले ना कुछ बोली, ना जाने को पूछा और ना ही बताया। खैर, मायके जाकर सोना माँ से मिल करके रो पड़ी। सारी गलती जो की उसकी थी या नहीं थी, उसने अपने ऊपर ले ली। माँ ने उसे रोता देख कर कहा, बेटा देर आए दुरुस्त आए, अब हमने तुम्हें क्षमा कर दिया है। अकेले में अपने कमरे में जाकर सोना घंटों रोती रही। इतनी बार कि सूर से भी हुई अनबन उसे बार बार दिमाग में घूमने लगी थी। सूर उसे मायके आने पर बाहर छोड़ने तो आ ही सकता था, मेरे पापा से एक बार बोले तक नहीं। क्षमा मांगना तो बहुत बड़ी बात है। अरे नजर उठाकर एक बार देख भी नहीं सकते थे क्या? जब मैं इतनी बुरी लगती हूँ तो मैं उनकी जिंदगी में खुद दूर चली जाती हूँ, दूर, बहुत दूर। जब तक वो मुझे लेने नहीं आएंगे मैं वापस शहर नहीं जाऊंगी। दिन गुजरते गए, ना तो सूर्य खुद आया ना ही उसने फोन ही किया। शुरू के कुछ दिनों तक उसे बहुत इंतजार रहा। अपनी खुददारी बेचकर वह नहीं गई। बीएससी पास तो थी ही उसने शिक्षिका की नौकरी कर ली। एक एक करके कई महीने गुजर गए। बहुत बार माँ पापा ने उसे समझाना चाहा, दूसरी शादी की बात कही। वो शादी तो अबोधता और अज्ञानता का काम था। अब तो सोच समझ कर अच्छा जीवन साथी चुन लो। पर सोना टस से मस ना हुई। बोली, माँ मुझे पता है उन्होंने भी शादी नहीं की है, फिर मैं ही क्यों कमजोर बनूं? अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम जरूर मिलेंगे। सुनकर बिफर पड़ी थी माँ। बोली, ऐसी जज्बाती होने से जीवन नहीं चलता बेटा। तुम्हें 5-6 वर्ष हो गए हैं उनके इंतजार में। जिस व्यक्ति ने कभी फोन ना किया हो वह क्या तुम्हें याद रखेगा? पापा अंदर से दुखी रहते थे पर कहते कुछ नहीं थे। जो भी कहना हो वे माँ के जरिए ही कहलवाते थे। अभी ये बातें चल ही रही थी कि सोना से 10 साल छोटा उसका भाई नितिन हाथ में अखबार लिए दौड़ता हुआ आया। बोला, दीदी, जीजा जी हाई कोर्ट के जज बन गए। सुनकर सभी अभिभूत हो गए। सोना की आंखों में आनंद आंसू बह निकले। सोना बोली, ये उनकी मेहनत और माँ की तपस्या है। जैसे ही सूर्य घर आया माँ के चरणों में झुक गया। उसने माँ को जज बनने वाली खुशखबरी सुनाई तो वे खुशी के अतिरिक्त में रो पड़ी। भगवान का लाख लाख शुक्रिया कहकर वे सूर्य की ओर मुखातिब होते हुए बोली, तेरा जज बनना उस लड़की सोना की त्याग तपस्या का ही परिणाम है, जो तुझे ही जान से चाहती है। उसने हर समय दिल से तेरी तरक्की चाही है। मैंने तुझे कितनी बार समझाया, बहू को ले आ। हर बार तूने मेरी बात हवा में उड़ा दी। मैं भी अपने पोता पोती का सुख भोगना चाहती हूँ। हाँ माँ, मैं भी उसे लाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपने आप को उसके काबिल बनाने की कोशिश की है। वह बहुत अच्छी है। मैंने अपनी नासमझी से उसे बहुत दुख दिया है। अब मैं जज का उत्तरदायित्व ग्रहण करते ही उसको पूरे सम्मान से लाकर फिर से आपकी बहू बनाऊंगा। सुनकर माँ खुश हो गई। बोली, एक बार उससे फोन पर बात तो कर ले। नहीं माँ, मैं तुम्हारे साथ जाकर ही उसे सरप्राइज दूंगा। उसकी जिंदगी में खुशियाँ लाने के लिए ही मैंने अपने आप को पढ़ाई में झोंक दिया। मैं उसके बारे में सब जानकारी लेता रहता हूँ। पहले के कुछ दिनों तक तो गुस्से ने मेरी बुद्धि को दूषित कर रखा था, फिर धीरे धीरे मुझे अपनी गलती समझ आई।
अब उसे ऐसा कुछ तो कह पाऊं कि मैं उसे जज बनकर उसके सपने पूरे करने में तल्लीन था। वह जज का दायित्व ग्रहण करते ही जिम्मेदारियों के ऐसे चक्रव्यूह में उलझा कि चाहते हुए भी वक्त नहीं मिल पा रहा था। अब कुछ भी हो जाए, इस बार घर जाकर माँ की इच्छा जरूर पूरी करेगा। पर कहते हैं ना, समय का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या से क्या हो जाए। माँ की वृद्धावस्था ने उन्हें अशक्त तो बना ही दिया था, बेटे की चिंता ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। सूर्य ने माँ को अपने मन की बात बताई। माँ बहुत खुश हुई। अपनी बहू को फिर आने की खुशी उनके चेहरे पर चमकला रही थी। खुशी के अतिरिक्त वे सूर्य के मुख को छूने चूमने जैसे ही आगे बढ़ी, सूर्य उनके नज़दीक आ गया। हाथ छूते ही उसे लगा माँ को बुखार है। बिना विलंब किए अस्पताल लेकर के गया। बहुत से टेस्ट किए गए, उन्हें कोई गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया था। तो सब कुछ भूलकर वह माँ की सेवा में लग गया। अच्छे से अच्छा उपचार भी माँ को बचा ना सका। सूर्य के जीवन का इससे काला दिन कोई और नहीं हो सकता। सूर्य जो माँ को उसकी बहू का सुख देना चाहता था, वह दिवा स्वप्न सा बन गया। अब तो सोना को फिर से लाने की भावना विलीन हो गई। अरमानों का वृक्ष जड़ पकड़ने के पहले ही उखड़ गया था। सूर्य ने गहरे अवसाद से उबरने के लिए जज की नौकरी को पूरी शिद्दत से निभाने में ही जीवन को मुकाम समझ लिया था। सूरभान सिंह जज साहब को कौन नहीं जानता है। जज साहब की न्यायप्रियता और कर्मठता की ख्याति अब सब ओर सुगंध की तरह फैल रही थी। कहते हैं ना, कामयाबी और नाकामी ही व्यक्ति के सम्मान और अपमान में इजाफा करती है। इन सब से दूर सूरभान की जिंदगी का एक ही मकसद था, सबको उचित न्याय मिले, उनके द्वारा किसी को मानसिक दुख ना पहुंचे। पर आज तो कोर्ट में आए केस ने उन्हें पूरी तरह झकझोर करके रख दिया था। उनकी दलीलें एक दूसरे पर आक्षेप मानो उनके जीवन के प्रतिबिंब को परिलक्षित करता रहा है। वो बूढ़ी माँ की कसक, अपने पोती पोती को देखने की अभिलाषा, अपने बेटे को लहलहाता हरा भरा जीवन बाग देखने की तड़प में उन्हें अपनी माँ दिख रही थी, जो कह रही थी, बेटा बहू को ले आ। सूरभान को लगा जैसे माँ उसे आदेश दे रही हैं। कहते हैं ना कि हम खुद के गिरेबान में झांक पाते। सदा दूसरों की मानसिक आघात की चिंता करने वाले सूरभान खुद के लिए इतने अनुदार कैसे हो गए? क्यों नहीं उन्हें अपना और अपनी पत्नी का ख्याल आया? व्यस्त रहकर हम अपनी भावनाओं के आवेग को रोक तो लेते हैं, क्या ऐसा करके हम अपने प्रति अन्याय नहीं करते? यदि मैं पहले ही सोना को ले आता तो मेरी माँ सुकून से मरती। माँ उसे खुश देखना चाहती थी। उनकी अंतिम इच्छा भी यही थी, उसका सूर्य का दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। सोचते सोचते और रोते रोते सूरभान सो गए। सुबह जल्दी ही नित्य क्रिया के उपरांत वे गाड़ी में जा बैठे। ड्राइवर को गांव चलने का निर्देश दिया। वे खुद अपने गांव की माटी की महक और बचपन की यादों में सराबोर हो उठे। सूरभान को गांव में पाकर जैसे गांव ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। बहुत इज्जत और सम्मान दिया जा रहा था। सूरभान सबसे पहले वाले सूर्य की तरह मिला। जज की गाड़ी रमन सेठ की हवेली के पास रुकी। सोना का भाई नितिन दौड़ता हुआ घर में दाखिल हुआ। सूरभान दामाद की तरह नहीं, घर के बड़े बेटे की तरह अंदर आ गया। सूर्य ने सोना के माँ पापा के पैर छुए और अपनी गलती दोहराते हुए हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगी। सोना स्कूल के लिए तैयार होकर माँ से जाने की कहने कमरे में आई थी। माँ पापा किससे बात कर रहे हैं जिज्ञासा बस देखा तो सहम सी गई। कहीं ये जज तलाक के पेपर पर साइन कराने तो नहीं आ गए? घबराहट में कलेजा मुंह को आ गया। नितिन की नासमझी पर क्रोध आ रहा है। कैसा ढीठ है जो जीजा जी कहे जा रहा है। सूरभान ने सोना को आवाज दी, सोना सुनो तो। सोना बिना कुछ कहे सामने जा कर के खड़ी हो गई। सोना ने माँ पापा के चेहरे पर अपनी शादी के बाद पहली बार खुशी की चमक देखी थी। भाई तो खुशी से उछल रहा था। सूर्य ने फिर से सोना को पुकारा, सोना सोना मैं तुम्हें लेने आया हूँ। किस रिश्ते से जज साहब? सूर्य तुम्हारे पति के रिश्ते से। सोना कौन पति? किसका पति? मेरी शादी तो सूर्य से 6 वर्ष पहले हुई थी, जो एक वकील था। सोना अब तो मैं उसे तक नहीं पहचानती। सोना
अब तो मैं उसे तक नहीं पहचानती, फिर वकील से जज बनने वाले इतने बड़े व्यक्ति को कैसे पहचानूंगी। सोना, जब वकील ने ही मुझे याद नहीं रखा। अफसोस, इतने वक्त में एक बार भी यह जानने की जरूरत नहीं समझी उसकी पत्नी अब कैसी है, जी रही है या मर गई। किसके फोन पर पत्र की प्रतीक्षा में मैंने पल पल वेदना में बिताए हैं। आज वो कैसे सोच सकता है, वो कहेगा और मैं चुपचाप हाथ थाम लूंगी। मैं किसी की दया की भूखी नहीं हूँ, वो जो कहे वह मान लूँ। उसके बिना इतने दिन रह सकती हूँ तो जिंदगी भी गुजार सकती हूँ। सोना दृढ़ता से बोली। कोई जज का हुक्म उसकी अदालत में चल सकता है, इधर नहीं। सूर्य, जज का काम अपराधी को दंडित करने का है। जो जज दंड सुना रहा है वह अपराधी है। अपने आप को अपराधी बताते हुए अब अपनी पत्नी की गिरफ्त में आजीवन दूर नहीं जा सकता। ये उसके अपराध की सजा है, इस सजा का कड़ाई से पालन किया जाए। कहते हुए सूर्य ने सोना के सामने अपने कान पकड़ लिए। सोना, मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती, ना ही मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग है। अच्छा, तो तुमने अब तक ये सिंदूर और मंगलसूत्र क्यों नहीं हटाए? मिटा दो अपनी मांग से ये सिंदूर और अपने गले से ये मंगलसूत्र हटा दो। कहते हुए सूर्य ने भावों को सामने लाने सिंदूर पोंछने जैसे ही उसकी मांग की ओर हाथ बढ़ाता है, सोना ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया। भावुक होकर के कह उठी, नहीं सूर्य, ये तो मेरा सुहाग चिन्ह है, ये तो मैं मरते दम तक लगाए रखूंगी। उसकी आंखें प्यार के चरमोत्कर्ष में अश्रुधारा बहने लगी। सूर्य ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। सबकी आंखों में आनंद के अश्रु बह चले। सूर्य, यह सच है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। परंतु क्या वही गलती तुमने नहीं की? क्या तुमने एक बार भी रिश्ता बचाने की कोशिश की? हम में से कोई भी यह तो पहल कर सकता था, पर हमारे अभिमान ने स्वाभिमान का नाम लेकर बात ना करके सुलह के सारे दरवाजे बंद कर दिए। बाद में जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, तब मुझे अपने आप को तुम्हारे अनुसार ढालने में देर लग गई। तुम कहती थी जज बनकर पापा से मेरा हाथ मांगना, वे मना नहीं करेंगे। लो, मैं जज बनकर के पापा से तुम्हारा हाथ मांग रहा हूँ। पापा, तो मैं मना कब कर रहा हूँ? सहसा सबकी हंसी गूंज उठी। पापा, कुछ दिनों बाद अक्षय तृतीया है, शादी के लिए सबसे पुनीत दिन है, तभी करेंगे हम अपनी लाडो की शादी। सुनकर सोना शर्मा गई और जज साहब उसकी भावुक आंखों में खो गए। अक्षय तृतीया के दिन अखबार की सुर्खियां, टीवी चैनल और जन वार्तालाप का मुख्य प्रसंग था जज की शादी। सोना से शादी करके सूरभान दुल्हन सोना को लेकर के जब अपने घर पहुंचे, माँ की तस्वीर को जब दोनों ने प्रणाम किया तो उन्हें लगा जैसे माँ मुस्कुरा रही हों और आशीर्वाद दे रही हों। इस तरह हो गई जज की शादी। वे दोनों बहुत खुश थे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मित्रों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।